डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आइए आज हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो उसमें आपके सामने प्रस्तुत होगा आज किशोरावस्था की अवधि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है, और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो किशोरावस्था की परिभाषाएं और विभिन्न कथन जो उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, उनका एक संग्रह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वो संग्रह है जो आपके लिए चाहे सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, बीएड करने वाले विद्यार्थी और डीएलएड करने वाले विद्यार्थी, उन सबके लिए वो संकलन है जो आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। अतः मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा और जो कथन आपके सामने आए उनको लिख लीजिएगा, जिससे आपको वो स्मरण होते रहें और लगातार आप उसको याद करते रहें। विद्यार्थियों, मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आपके लिए वो कथन प्रस्तुत किए जाएं, वो चीज़ें दी जाएं, वो तथ्यात्मक और बोधात्मक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा और समझिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा कि किशोरावस्था क्या है। तो आइए चलते हैं। किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है प्यूबर्टी एडोलिसेंस। प्यूबर्टी एडोलिसेंस, जिसको तरुणाई की अवस्था भी कहा गया है, जिसको बसंत ऋतुकाल की अवस्था भी कहा गया है, और सामान्य भाषा में इसको टीन एज भी कहा जाता है। यह अवधि गर्ल्स के लिए 11 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक होती है और बॉयज़ के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की होती है। दूसरा इसका विभाजन किया गया है अर्ली एडोलिसेंस पीरियड के रूप में, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था, जो गर्ल्स के लिए 13 वर्ष से 17 वर्ष तक होती है और बॉयज़ के लिए 14 वर्ष से 17 वर्ष तक होती है। तीसरा विभाजन है लेटर एडोलिसेंस पीरियड, उत्तर किशोरावस्था, जिसको गर्ल्स के लिए 17 वर्ष से 19 वर्ष तक डिवाइड की गई है और बॉयज़ के लिए 19 वर्ष से 20 वर्ष तक डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर ये विभाजन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मुझे उम्मीद है ये विभाजन जो कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार दिया गया है और इसलिए दिया गया है कि मनोवैज्ञानिकों ने इस अवधि को अलग भागों में विभाजित करके इनका अध्ययन क्या है, इनके ऊपर शोध कार्य क्या है और अलग अलग अवधि की अलग अलग विशेषताएं और लक्षण प्रस्तुत किए हैं, और जिनके आधार पर हम किशोरावस्था के बालकों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ। एडोलिसेंस शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में किशोरावस्था कहा गया है। एडोलिसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से लिया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है एडोलिसियर, जिसका अर्थ है परिपक्व होना या विकसित होना, और इसके अलावा तीसरा अर्थ यहाँ पे इसका लिया गया है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। टू ग्रो टू मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि एक ऐसी अवधि है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बालक बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था की तरफ को संक्रमण करता है, उसकी तरफ बढ़ता है। परिभाषा में हम पाएंगे कि उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है, और अलग अलग परिभाषाओं में किशोरावस्था को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को बड़ी उलझन की अवस्था, पहला कथन है यहाँ पर कि इस अवस्था को बड़ी उलझन की अवस्था, समस्या की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, बसंत व तरुणाई की अवस्था, गोल्डन पीरियड और लाइफ आदि के नाम से, आदि का नाम दिया गया है।
ये सारे चीज़ें जो कथन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि किशोर अवस्था की अवधि किस रूप में जानी जाती है। तो ये सारी पॉइंट आपके सामने मैं यहाँ पे क्रमवार लिख करके प्रस्तुत किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे और आप इनको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था की परिभाषाएं। जर्सील्ड ने 1978 में ये परिभाषा प्रस्तुत की। उस परिभाषा में उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर संक्रमण करता है, यानी कि वह बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था की तरफ को आगे बढ़ता है, उसमें संक्रमण करता है। यानी कि पहले शेष अवस्था में रहता है, उसके बाद वह जैसे उसका शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास होता है वह बाल्यावस्था में आता है और बाल्यावस्था के बाद वह किशोर अवस्था में आता है। हालांकि इसकी कोई एक निश्चित लाइन नहीं होती, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से इसको अलग भागों में विभाजित किया है। इसीलिए यहाँ पर जर्सील्ड ने कहा कि बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर संक्रमण करने वाला विकासशील व्यक्ति की जो अवधि होती है उसी को ही किशोर अवस्था कहा गया है। अगले परिभाषा की तरफ को चलते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। दोनों चीज़ यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट हैं कि वह अवधि, वह अवस्था जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है उसको किशोर अवस्था कहा गया है तथा जो प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है उसको किशोर अवस्था कहा गया है। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं। अगली परिभाषा आपके सामने आती है किलपैट्रिक की। ये परिभाषा भी है और एक तरह से ये किशोर अवस्था की एक विशेषता, उसकी नेचर भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। विद्यार्थियों कुछ किताबों में इसको जटिल काल भी लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम में आपके जो भी शब्द आ जाए वो किलपैट्रिक के अनुसार यही होगा कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन या जटिल काल है। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं। आइजेनिक ने 1972 में जो परिभाषा दी उसमें बताया उन्होंने कि किशोर अवस्था वय संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें बालकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। यानी कि जब वह बाल्य अवस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था की तरफ को प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसमें आत्मनिर्भरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस बढ़ता है, दूसरों से बातचीत करने की परिपक्वता उसके अंदर आती है, सामाजिक सूझ और सामाजिक अनुमोदन की प्रक्रिया की तरफ को वह आगे बढ़ता है और ये सब चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे विकसित होती चली जाती हैं। विद्यार्थियों अगली परिभाषा देखिए। बिग्गी एवं हंट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। वो शब्द क्या है? परिवर्तन। और परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में होगा, बालक के किन किन एस्पेक्ट्स में परिवर्तन होगा? वह परिवर्तन है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। यानी कि तीन स्तरों पर बालकों के अंदर ये परिवर्तन दिखाई देता है कि वो परिवर्तन किस रूप में है? शारीरिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, जैसा कि बिग्गी और हंट ने बताया। हालांकि आपके सामने क्रमबद्ध रूप में विकास के जो विभिन्न पक्ष जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताए थे वो सारे पक्ष क्रमवार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपकी सीटेट की परीक्षा से पहले आपके सामने सारे के सारे विकास के जो पक्ष हैं वो आपके पास पहुंच जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। अगले परिभाषा की तरफ को बढ़ते हैं। जी स्टैनले हॉल, विद्यार्थियों बहुत प्रसिद्ध नाम है, इनका पूरा नाम है ग्रानविले स्टैनले हॉल, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1904-05 में एक किताब लिखी जिसका नाम है एडोलिसेंस। उस किताब में उन्होंने किशोर अवस्था के ऊपर रिसर्च कार्य किया और रिसर्च कार्य करने के बाद ये किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने जो कथन प्रस्तुत किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसने दी, या फिल इन द ब्लैंक के रूप में किसी एक बिंदु को छोड़ करके, किसी एक पॉइंट को छोड़ करके
फिल इन द ब्लैंक में ये पूछ लिया जाता है। ये क्रमवार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या है? किशोर अवस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक, इसके अलावा इसको इंग्लिश में कहा गया है। विद्यार्थी इंग्लिश में इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। ये चारों शब्द यहाँ पे क्रमवार आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अगले परिभाषा की तरफ को चलते हैं। जी स्टिल्डहाल के अनुसार ही, यानी कि जी स्टिल्डहाल ने एक और कथन अपना प्रस्तुत किया किशोर अवस्था के बारे में। ये क्या है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं किशोर अवस्था के बारे में कि बालक यहाँ पर उच्चतर और श्रेष्ठतर, अपने आप को उच्चतर भी मानता है और श्रेष्ठतर भी मानता है। यहाँ पे आपने देखा होगा बच्चे जो हैं, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने स्पष्ट किया था कि जब बालक बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो वह ना तो बालक होता है और ना ही वो बड़ा होता है। जब वह बड़ों के बीच में जाता है, माता पिता के बीच में खड़ा होता है, तो उससे कहा जाता है कि तू छोटा है, बीच में मत बोलो, या आप छोटे हो, बीच में मत बोलो। ठीक है, तो वह अपने आप को समझता है कि मैं छोटा हूँ। कभी अलग परिस्थिति में उससे कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, तो वह अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देता है कि माता पिता उसको कहते हैं, अभिभावक उसको कहते हैं कि वो बड़ा हो गया है। अब उसके सामने ये उलझन पैदा हो जाती है कि वह छोटा है या बड़ा है। अगर वह बीच में बोलता है बड़ों के बीच में तो उसे कहा जाता है कि वह छोटा है, और जब वह अन्य परिस्थितियों में जाता है तो उसको कहा जाता है कि वह बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, और बेवकूफ़ी वाली बातें ना करे, बुद्धि वाली बातें करें, तर्कपूर्ण बात करे। ठीक है, तो यहाँ पर बालक का जो एक दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो जाता है। वो पहचान नहीं पाता कि वह छोटा है या बड़ा है। इसी चीज़ को यहाँ पर आगे स्पष्ट किया गया है। हर्लोक ने भी जी स्टिल्डहाल की भांति किशोर अवस्था को आंधी और तनाव की अवस्था कहा है। जिस प्रकार से जी स्टिल्डहाल ने कहा, उसी प्रकार से हर्लोक की एक परिभाषा आती है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए दी है आपको कि आप कंफ्यूज ना हो कि एग्ज़ाम में जो आता है, सपोज कीजिए आपके सामने ये आ गया कि किशोर अवस्था आंधी और तनाव की अवस्था है, किसने कहा, और दोनों चीज़ें आ जाती हैं, दोनों विकल्प दे दिए जाते हैं, जी स्टिल्डहाल का भी और हर्लोक का भी। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे किशोर अवस्था को आंधी और तनाव की अवस्था हर्लोक ने कहा है। ये भी अमेरिका की प्रसिद्ध महिला मनोवैज्ञानिक है और 1960 में उन्होंने अपना ये कथन प्रस्तुत किया। वह कहती हैं कि प्रारंभिक किशोर अवस्था आंधी और तनाव की अवस्था है, यानी कि उन्होंने प्रारंभिक किशोर अवस्था को आंधी और तनाव की अवस्था कहा है। अगले बिंदु की तरफ को चलते हैं। हर्लोक का ही एक कथन जो उन्होंने 1964 में दिया के अनुसार किशोर स्वयं के लिए ही समस्या होता है, यानी कि इसको समस्या प्रधान अवस्था भी कहा गया है, प्रॉब्लमेटिक पीरियड भी कहा गया है। क्यों होता है ऐसा, उन्होंने आगे स्पष्ट किया, क्योंकि इस अवस्था में वह भ्रमित, अनिश्चित, चिंतित तथा उत्सुक रहता है। इसीलिए वह इस अवधि को, यानी कि हर्लोक जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस अवधि को समस्यात्मक अवस्था का नाम देती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उलझन की अवस्था होती है, बालक समझ नहीं पाता कि वह क्या है, वह छोटा है या बड़ा है, वह अपने आप को क्या समझे। तो वह अवस्था जो कि 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, और उस अवस्था में जब बालक का तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास होता है, तो वह उलझन में रहता है। वो उलझन इस कथन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुई। दोबारा देख लीजिए कि यह इस अवधि अवस्था में वह भ्रमित, अनिश्चित, चिंतित और उत्सुक रहता है। अगले परिभाषा की तरफ को बढ़ते हैं। जोन्स ने 1943 में किशोर अवस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था कहा है। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं। एरिक्सन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं एरिक्सन, उन्होंने 1964 में किशोर अवस्था को अहम विशिष्टता की समस्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईगो आइडेंटिफाई की अवस्था कहा है।
ये आइजेनिक मनोवैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने फ्रॉयड के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि उनके क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिद्धांत प्रस्तुत किया और यहाँ पे किशोरावस्था को नाम दिया प्रॉब्लम ऑफ ईगो आइडेंटिफाई। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो किशोरावस्था के संबंध में कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। दोबारा देख लीजिए कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यानी कि यहाँ पे विशेषता बताई गई है किशोरावस्था की कि इस अवस्था में बालकों के अंदर अदम्य साहस, परिपक्वता होती है, अदम्य साहस होता है, वीरता होती है और वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी के आधार पर अगर उनको सही ढंग से मोटिवेशन प्रदान किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो वह अपने भावी जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल कार्माइकेल ने 1968 के ने बताया, क्या कहा उन्होंने कि किशोर अवस्था जीवन का वह समय है जहां से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर कार्माइकल ने 1968 में 3 परिभाषाएं प्रस्तुत की, ये मान लीजिए 3 कथन प्रस्तुत किए और उन 3 कथनों में अलग ढंग से उन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया। जैसे कि यहाँ बताया उन्होंने कि इसमें उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जो कि एक अपरिपक्व अवस्था होती है, जब वह आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उस अवस्था में वह शारीरिक और मानसिक विकास की एक चरम सीमा तक पहुँच जाता है या उसकी तरफ को आगे बढ़ता है। अगले बिंदु की तरफ को चलते हैं। कार्माइकेल की दूसरी परिभाषा है कार्माइकेल की, जिसमें कहा कि एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें वय संधि अवस्था प्रारंभ होती है, यानी कि वय संधि अवस्था जब वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, ठीक, प्रारंभ होती है और उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं। एल कार्माइकेल ने 1968 में तीसरी बिंदु की तरफ को इशारा किया। एक और परिभाषा थी जिसमें उन्होंने बताया कि बालिकाओं में वय संधि अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य प्रारंभ होती है, यानी कि यह, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इसका जो विभाजन है गर्ल्स के लिए वो 12 वर्ष से लेकर के 14-15 वर्ष तक की अवधि तक होता है। तो यहाँ पर उन्होंने 15 वर्ष की अवधि को यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, ये विभिन्न प्रकार के कथन आपके सामने स्पष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 1-2 बिंदु आपके सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने इनको यहाँ नहीं लिखा है। वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था को घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा है और इसी के साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक है कोलसेनिक ने कहा कि किशोर अवस्था में बालक प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, ठीक है। इसी प्रकार से इस अवस्था को दिवास्वपन की अवस्था भी कहा गया है, इसको टीन एज भी कहा गया है, इसको परिवर्तन की अवस्था भी कहा गया है। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि इतने सारा सारगर्भित जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी आपको किसी एक वीडियो में, किसी एक पुस्तक में नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षक बनने की लाइन में लगे हुए हैं, यूपी-टेट और सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक मेरा यह सारगर्भित व्याख्यान, मेरा लेक्चर पहुंच जाए और वो सभी इस लेक्चर से लाभान्वित हो, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और मैं उन सभी के सफल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे इस चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फ़खरुद्दीन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।